जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, लेसन को। कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसमें ये लेसन का फर्स्ट पार्ट होगा और इसमें पहले लेसन में जो है आप लोगों को ये बताया जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। और उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को ये चैनल बेहतर लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कहा जाता है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं। अब ये आती है बात परिवर्तन की कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन जिसको हम कहते हैं चेंजिंग, जिसको हम साधारण भाषा में कहें तो बदलाव कह सकते हैं। ये बदलाव होता है। अब इसमें बात आती है कि ये बदलाव क्या होता है और ये बदलाव कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इस बदलाव के बारे में हम जानते हैं। तो साइंस में इस प्रकार का परिवर्तन आपको दो रूपों में देखने को मिलेगा कि ये परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं इसको फिजिकल चेंजिंग और इसको कहते हैं केमिकल चेंजिंग। एक फिजिकल चेंजिंग होता है और एक केमिकल चेंजिंग होता है। तो इस परिभाषा में जो ये परिवर्तन शब्द आया हुआ है, ऐसे परिवर्तन, इसी परिवर्तन की बात हो रही है कि ये परिवर्तन आपको साइंस में कितने प्रकार के जानने को मिलेंगे। तो साइंस में ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था, जिसे पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती हो लेकिन उसका मूल गुण न बदले, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन न आए, हम उसको भौतिक परिवर्तन में लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ, इसको कुछ समय के बाद ये पिघल गया, पिघलना। तो ये बर्फ जो है अब पिघल कर द्रव में बदल चुका है, जिसको हम कह सकते हैं जल। पहले ये ठोस था, ये ठोस अवस्था में था, अब बदल कर द्रव अवस्था में चला गया है। फिर इसके बाद इसको हम बदल देंगे और भी आगे इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर ये आगे जो आएगा, गर्म करने पर ये वाष्प में बदल जाएगा। तो अगर तीनों ही कंडीशन में, जब ये बर्फ था, बर्फ से ये जल बन गया और जल से वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो इन तीनों प्रकार के परिवर्तन में हमने क्या देखा। जो बर्फ था ये ठोस था, सॉलिड, जो जल है ये लिक्विड हो गया और जो वाष्प है ये गैस में हो गया। बट अगर हम तीनों में ये चेंज करें, जो है कि चेंजिंग, इसको देखें कि क्या परिवर्तन हुआ और क्या नहीं बदला है, तो अब भी इसका फार्मूला H2O ही होगा
और अब भी ये H2O ही होगा, अब भी ये H2O ही होगा। मीन्स दैट वाटर तो वाटर ही रह गया, जल तो जल ही रह गया, सिर्फ इसकी अवस्था बदल गई, एक फिजिकल चेंजिंग हो गया, इसमें भौतिक परिवर्तन हो गया कि यह अपनी अवस्था को बदल दे रहा है, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में ये चेंज हो जा रहा है। लेकिन इसके गुणों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अगर इसके गुणों में कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब अगर उसके भौतिक अवस्था उसकी बदल जाए, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, फिर ठोस, द्रव, गैस, ये सारी जो अवस्थाएं आती हैं ये भौतिक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें जो है दूसरी बात हम जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये दूसरा टॉपिक जो था रासायनिक परिवर्तन, कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की मूल संरचना भी बदल जाती है। इसमें पदार्थ की मूल संरचना नहीं बदल रही थी, H2O ही रह जा रहा था, बट अब इसमें जो है पदार्थ की मूल संरचना बदल जाएगी रासायनिक में। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसकी जो रासायनिक संरचना होती है, मूल संरचना जो होती है वो बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए इसे तो कह सकते हैं कि लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग लगना, या एक एग्जाम्पल सीधी सी बात करें कि जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही, यह एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसमें जो आने वाला परिवर्तन होता है ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो ये परिवर्तन दो प्रकार का होता है और इसे देख रहे हैं, एक भौतिक परिवर्तन है तो दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। अब बात आती है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके भाग के बारे में। अब हम इसमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का भाग क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये दो भागों में कंप्लीट होती है, पूरी होती है। इसका फर्स्ट पार्ट होगा अभिकारक, कि अभिकारक किसे कहते हैं, रिएक्टेंट, और दूसरा होता है इसका उत्पाद जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले ये बात जान लेते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दो भागों में होती है। दो भाग होता है, एक भाग होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को हम इस प्रकार से दिखाएंगे, अभिकारक, और एक एरो होगा और इधर प्राप्त होगा आपको उत्पाद। तो इस प्रकार से अभिकारक को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट, और ये होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया। और ये जो एरो का निशान होता है, एरो जो होता है, इसको हम बोलते हैं गिव्स आउट। गिव्स आउट मतलब हमें प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त होता है या मिलता है या देता है। अभिकारक से प्राप्त हो रहा है उत्पाद। इसको शार्ट में दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, आर गिव्स आउट प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये गिव्स मिल रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो हम जानते हैं अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं।
ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं, हम उसको अभिकारक के नाम से जानते हैं। ऐसे ही होगा आपका दूसरा पार्ट है उत्पाद किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, कोई भी केमिकल चेंजिंग हो रही है, तो उसमें जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ को ही हम उत्पाद कहते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया में जो निर्माण हो रहा है उसी को हम उत्पाद कहते हैं। और एक बात होती है कि जितना अभिकारक खर्च होता है उतना ही उत्पाद प्राप्त होता है। ये एक शर्त इसकी है, कंडीशन है कि जितना अभिकारक खर्च होता है उतना ही उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो अभिकारक की द्वारा खर्च मात्रा और ये प्राप्त उत्पाद की मात्रा दोनों बराबर होती है। इस बात को महज एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पर एक पात्र है जो कि खाली है और ऊपर यहाँ पर जल भरा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें वाटर भरा हुआ है। यहाँ से एक टोटी लगी हुई है, इस टोटी के माध्यम से इसमें जल गिर रहा है। हम इसको बोल देते हैं ये R है और ये P है। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर इसमें से एक भी बूंद वाटर अगर इसमें आया है तो इसमें एक बूंद की कमी होगी। याद रखें इस बात को। इसमें जितनी बूंद ड्रॉप की जाएगी, जितनी बूंद पी वाले वेसल में पात्र में आएगी, मीन्स दैट प्रोडक्ट में आएगी, वैसे ही रिएक्टेंट घटेगा। जितना इसमें आएगा उतना घटेगा। तो याद रखें कि यही होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन कि ये जितना घटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अर्थात अभिकारक से ही उत्पाद प्राप्त होता है और जितना अभिकारक खर्च होता है उतना ही उत्पाद बनता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार का रिलेशन होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे भोजन का पाचन, हमारे शरीर में जो भी भोजन का पाचन होता है ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा पूरा श्वसन तंत्र में जितनी श्वसन की क्रियाकलाप होती है ना, एक्टिविटी जो होती है, ये पूरी श्वसन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्वसन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना यह एक प्रकार का परिवर्तन ही तो है कि लिए थे ऑक्सीजन और बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह प्रकार का चेंजिंग ही, इस प्रकार की अभिक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग का लगना, अगर लोहे में जंग लग जाता है तो जो लोहा होता है वह ऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं या Fe2O3 के नाम से जानते हैं। और मैग्नीशियम फीते का जलना, जैसे मैग्नीशियम रिबन जो होता है, जो उसका फीता होता है, जब उसको जलाया जाता है तो वह एक प्रकार के पाउडर के रूप में चेंज हो जाया करता है। वह उसका जो रिबन से बनने वाला पाउडर होता है वो ये दर्शाता है कि उसमें होने वाली जो अभिक्रिया थी वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अभी आपको समझाया गया था पहले कि दही का बनना, कि दूध से दही का बन जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। हम पुनः उसको मूल अवस्था में वापस नहीं ला सकते। हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रेक्षण होते हैं, उसमें हम क्या क्या प्रेक्षण देखते हैं। तो जैसे बताया जाएगा कि पहला अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था बदली हुई मिल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हम सॉलिड से करवाए थे तो सॉलिड ही मिलेगा। अगर ये सॉलिड है तो आवश्यक नहीं कि प्रोडक्ट भी सॉलिड हो। ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड और सॉलिड टू सॉलिड कुछ भी परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रंग में परिवर्तन, तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, इसका जो
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमने प्राप्त किया है, इसके जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है, ये भी बदला हुआ हमें प्राप्त हो सकता है। और गैस का उत्सर्जन, इसमें हो सकता है कि रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसमें कुछ गैसें भी निर्मुक्त हो सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। जैसे शब्द समीकरण लिख कर दिखाया गया है कि जिंक, जिसको हम Zn कहते हैं, Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका। लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम अभिकारक बोलते हैं, से हमें प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट, कह रहे हैं कि जिंक सल्फेट, इससे जब रिएक्ट कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया करने के दौरान जो प्राप्त हो रहा है उसको एरो के बगल में या नीचे लिख कर दिखाता है। कह रहे जिंक सल्फेट ZnSO4 का निर्माण हो रहा है, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है, ये हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, जिसको RHS, राइट हैंड साइड मीन्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट उत्पाद बताया जा रहा है कि अभिकारक चेंज हो गया उत्पाद में और हमें प्राप्त हो गया क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसको यहाँ पर लिख कर भी दिखाया गया है कि रासायनिक समीकरण, जैसे जिंक हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पर प्रतीक समीकरण इसका दिया गया है, जिसको जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन में चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को दर्शा सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को दिखाने की यहाँ पर दो विधियां हैं, एक शब्द समीकरण विधि होती है और दूसरा प्रतीक विधि होती है। तो इन दोनों विधियों के द्वारा हम किसी रासायनिक समीकरण को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यह जो समीकरण है इसको शब्द समीकरण विधि कहते हैं, शब्द समीकरण विधि कहते हैं। और दूसरा जो है ये प्रतीक विधि है, प्रतीक समीकरण विधि, समीकरण विधि, जिसमें तत्वों के प्रतीकों को लेकर के दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में, आज के लेक्चर में आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग होते हैं, और इसका एग्जाम्पल हमने बताया, और रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में जाना, और साथ ही में उसमें परिवर्तन क्या होता है, ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है उसको एग्जाम्पल के साथ बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।